Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. ओके बच्चा पार्टी, अपन ने कब तक तुम्हारी लेट एंट्री और एकदम स्पेशल वाली एंट्री चलती रहेगी? तो वो भी तेरी गलती है ना, बहाना तो नहीं हो सकता ना। वो यहाँ तक आया तो तू होमवर्क क्यों नहीं लेकर आया था? खैर ओके भाई साहब, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस में अभी थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस में अपन ने लास्ट डिस्कस किया था क्या? फ्लक्स। कोई मुझे बता सकता है फ्लक्स क्या होता है? हाय कनिष्का, फटाफट फटाफट। फ्लक्स 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 नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द फॉर्मूला, आई एम आस्किंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। चाची फ्लक्स, चचा अरे बेशरम, मेरा वीडियो अपलोड होता है तो वो देख लेना, कवर अप करना। अगर तू किसी चीज में, समझ लो हर एक इंसान को यहाँ पे रोज आना शायद पॉसिबल ना हो, आपके कोई एब्सेंटिज्म का रीजन हो गया, आप गांव चले गए या कुछ हो गया, तो तब आप कैसे कवर अप करेंगे? आपको वो एडवांटेज मिल रहा है ना, तो उस एडवांटेज का फायदा उठाइए ना। आप अगर स्कूल में एक दिन नहीं जाते हैं तो वो नहीं कवर अप हो पाएगा। यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है तो वाई आर यू नॉट फॉलोइंग इट? ओके, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज क्या होता है, समझ लो आपका ये एक एरिया हो गया, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं। तो आपका बेसिकली होता क्या है? E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनटू एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर क्या है? मतलब जो एरिया है उस पर परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हमेशा ऐसे ही विजुलाइज करना कि ताश के पत्तों की गड्डी है, जिसको आप ऐसे देखा है ना आपने करते हुए, लोगों को ठर्र ठर्र ऐसे करते हुए, तो वैसा ही एरिया वेक्टर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू एरिया वेक्टर, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भाई साहब वेक्टर लिया है और एरिया को भी यहाँ पे जबरदस्ती का आपने क्या बना दिया है? एरिया वेक्टर बना दिया है, ठीक है। तो क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है? स्केलर प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? E ds cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स भाई साहब क्लियर रखिए। फिजिक्स में लोग डूबते हैं, मैंने बहुत बुरी तरह से लोगों को डूबते हुए इसलिए देखा है क्योंकि लोग ना, अरे चटपट भाई साहब फॉर्मूलेज याद करके जाओ, नहीं होगा भाई साहब। मैं आपको साफ सीधे तौर पे लिख कर दे रहा हूँ, नहीं होगा। आपको डेरिवेशन में मतलब हड्डियों में घुसना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू दिस, ठीक है। आपने N1V1 इज इक्वल टू N2V2 रट लिया ना केमिस्ट्री में, काफ़ी है, उसको आप अप्लाई करके आपकी नैया पार हो सकती है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन N1V1 कहाँ से आया, ये अगर आपको जानना है तो फिजिक्स में घुसना पड़ेगा। दैट इज हाउ फिजिक्स इज, ठीक है। आप सिर्फ फॉर्मूलाज को अप्लाई नहीं कर सकते भाई साहब। ओके, सो व्हाट हैव वी स्टडीड सो फार बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब एंड अ सिलेंडर ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने देखा भाई साहब, एक क्यूब को हमने रखा, एक सिलेंडर को रखा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर, ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज गॉसेस लॉ। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ अ कोन। तो गॉसेस लॉ क्या बोलता है आपका? व्हाट इज गॉसेस लॉ? ये भी पढ़ चुके हैं आप, बताइए।
देख रहे हो भाई साहब? ना, गॉसेस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा वो? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? हाँ, क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? 1 by epsilon naught times of q. What is it? तो लोग पढ़ नहीं रहे हो भाई साहब। ओके, गॉसेस लॉ अपन डिस्कस कर चुके हैं, वी विल मूव अहेड, ठीक है। ओके, सो जैसे समझो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ बेस ऑफ अ कोन, ठीक है। गॉस का जो थियरम है वो बेसिकली क्या है कि आप कोई भी एरिया कंसिडर कर सकते हैं, एक इमेजिनरी एरिया आप ले लेंगे और उस इमेजिनरी एरिया में फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है? लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू। एक भाई साहब आपका चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे प्लस क्यू चार्ज आपने लिया हुआ है। लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू प्लेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ अ कोन। एक कोन है भाई साहब, ये कोन है देखो, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। इस कोन का भाई साहब रेडियस दिया हुआ है आर एंड हाइट एक्स। तो इसका हाइट कितना है भाई साहब? ये हो गया एक्स और ये हो गया इसका रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, एंड हाइट एक्स। समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। अ चार्ज हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। ओके, एज वी कैन सी द बेस ऑफ द कोन इज अ डिस्क। तो ये भाई साहब एक डिस्क है, ठीक है, एंड अ डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट कोएक्सियल थिन रिंग्स। तो बहुत सारे कोएक्सियल रिंग्स होंगे, है ना। डिस्क को अपन मान सकते हैं ये एक ट्र ऐसे बहुत सारे। तो एक हमने मान लिया dx, ठीक है। ओके, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द बेस ऑफ द कोन। इस चार्ज के वजह से इसमें से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इसको अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द बेस ऑफ द कोन, फर्स्ट डिवाइड द सरफेस इनटू स्मॉल एलिमेंट्री एरियाज। तो छोटे छोटे एरियाज डीए में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ द डिस्क व्हिच इज नथिंग बट अ रिंग ऑफ रेडियस आर। तो आपने एक ये भाई साहब आपका पूरा कोन का है, एक आपने छोटा सा रेडियस लिया हुआ यहां से आर। आपका कैपिटल आर इज व्हाट, सॉरी मैंने यहां पे इसको मिटा दिया। कैपिटल आर भाई साहब पूरे कोन का रेडियस है, इस कोन का रेडियस कैपिटल आर है, लेकिन आपने एक स्मॉल सा रेडियस आर लिया हुआ है और इसका एलिमेंटल कितना लिया हुआ है आपने? डी ए, ठीक है। क्या आपको समझ में आता हूं भाई साहब? लेट अस कंसीडर एलिमेंटल ऑफ व्हिच इज नथिंग बट अ रिंग ऑफ रेडियस। इसका भाई साहब रेडियस कितना हो गया? आर एंड थिकनेस डी आर एट द बेस ऑफ द कोन। द एरिया इज हाउ मच भाई साहब? इसका एरिया कितना हो जाएगा बोलो? ये कैसे आया? एरिया इज डी ए विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। फटाफट बोलना भाई साहब, ऐसा कैसे आ गया? द एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग बोलो 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 बोलो। इज करेक्ट, ठीक है, इज करेक्ट। तो आपका भाई साहब यहां पे कैसे आया है? देखो एरिया, ये आपका गोलाकार है, समझ में आ रहा है ये? तो एरिया क्या होगा बोलो? जो मतलब आपका कोन है, ठीक है। अरे यार ये फिगर किधर गया बस? तो ये आपका कोन है भाई साहब, है ना, ये आपका कोन है, ठीक है। इस कोन का ये जो एरिया है ये क्या होगा भाई साहब? सर्कुलर एरिया है, ठीक है। तो क्या होगा ये एरिया बताइए? पाई, अरे यार, सो दिस इज पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू हाउ मच भाई साहब? पाई आर का स्क्वायर। अभी आपने क्या किया है, इस डिस्क का एक एलिमेंटल ऐसा चूज लिया हुआ है, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म। तो इसका भाई साहब डी ए कितना हो जाएगा? तो आप अभी करोगे भाई साहब, अगर डी ए बाई डी आर करोगे, अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो आप बताओ भाई साहब ये डी ए का एरिया कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 पाई आर डी आर। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट्स हाउ यू गेट डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। क्लियर है? ओके, सो आपका ये डी ए हो गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रिंग सबटेंस एट एंगल अल्फा। अभी देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब क्या बना रहा है? एंगल अल्फा, ठीक है। अल्फा
विद द एरिया वेक्टर एंड मोस्ट आउटवर्ड, तो ये आपका भाई साहब अल्फा फील्ड लाइंस इंटरसेप्टिंग द बेस ऑफ द कोन और डिस्क सबटेंड एंगल 2 थीटा ऑन द वर्टेक्स ऑफ द कोन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रिंग, ये जैसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भाई साहब क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा विथ द एरिया वेक्टर, ये आपका एरिया वेक्टर है भाई साहब। देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है, इसके परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर है ना, ये रिंग है, इसके परपेंडिकुलर आपका हो गया, तो ये एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, इसको पीछे लेकर आओ और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पीछे लेकर आओ, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है आपका, अल्फा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। एंड ये जो है आपका ये 2 थीटा है, ये वाला एंगल 2 थीटा, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। नाउ ओके, यहां पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r का स्क्वायर। ये r भाई साहब कितना डिस्टेंस है बोलो, ये r क्या हो जाएगा, देखो ये x हो गया और ये हो गया भाई साहब r, समझ में आ रहा है, ये r और x, तो ये हाइपोटेन्यूज का कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा पार्टी, इसका अपन क्या करेंगे, स्क्वायर, सो दैट विल बी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता हूं? ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्मॉल एलिमेंट dA इज गिवन बाय हाउ मच, तो d फाई हो गया, d फाई विल बी इक्वल टू E इंटू डी ए, भाई फ्लक्स का तो यही फॉर्मूला है ना, E इंटू डी एस होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई विल बी इक्वल टू E इंटू डी ए, तो मतलब d फाई कितना हो जाएगा, E डी ए कॉस फाई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? भाई ये दोनों क्या हैं, स्केलर हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ई डी ए कॉस फाई। ठीक है, तो ई डी ए कॉस फाई इन ट्रायंगल एबीसी, कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये कॉस फाई हो गया, देखो x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बाय सब्स्टिट्यूटिंग e एंड cos अल्फा इन द इक्वेशन वी गेट व्हाट, d फाई इज इक्वल टू e डी ए कॉस फाई, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, डी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई r dr x अपॉन अंडर रूट, अभी ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यहाँ पे 1 और यहाँ पे हाफ, तो ये हो गया 3/2 r dr, ये भाई साहब हो गया। टू गेट द नेट फ्लक्स टू द बेस ऑफ द कोन और द डिस्क टू इंटीग्रेट d फाई भाई साहब कैसा हो जाएगा, d फाई की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बोलो, आपका d फाई का वैल्यू होगा यहाँ पे कहां से कहां तक, 0 से लेकर 5 तक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये आपका एक एक ऐसा एलिमेंटल डिस्क लेते जा रहे हैं हम। ठीक है, पहले भाई साहब यहाँ पे कितना होगा रेडियस 0, फिर ऐसा 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 करते करते लास्ट तक कितना जाएगा आपका, 0 से लेकर r तक। ठीक है, सो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 से लेकर r तक, qx/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया qx/2 एप्सिलॉन नॉट r, तो आपने भाई साहब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को t स्क्वायर मान लो, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2r dr 2d dt। तो आप सब्स्टिट्यूट अगर करोगे यहाँ पे तो आपके वैल्यूज भी चेंज हो गए। देखो 0 की जगह पे आप क्या डालोगे भाई साहब, अगर यहाँ पे ये 0 होता है तो यहाँ पे आपका भाई साहब यहाँ पे 0 और r है ना, तो बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन वी गेट 2r dr इज इक्वल टू dt, r dr इज इक्वल टू 2 dt, लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यूज भी यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। सो व्हाट यू गेट इज 1 माइनस कॉस अल्फा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब तक इनको भाई साहब छोड़ दिया जाए, जाइए भाई साहब, बहुत लाइफ से बोर हो चुके हैं। आपका बेसिकली एक चार्ज है, देखो ठीक है, देयर इज बेसिकली अ चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज लोकेटेड है, ये प्लस q है। ठीक है, और ये कोनिक स्फीयर हमने लिया हुआ है। ठीक है, कोन है। ठीक है, सो ये कोन का बेसिकली लेट्स से हम एक, ठीक है, ये कोन हो गया, इस कोन का एक एलिमेंटल पार्ट ले रहे हैं अपन, तो लेट्स से अपन ने यहाँ पे एलिमेंटल पार्ट ले लिया। ठीक है, इस कोन का एक एलिमेंटल पार्ट लिया हुआ है। अभी ये जो कोन है, ये भाई साहब यहां पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये जो कोन है, ये बेस ऑफ द कोन इज बेसिकली सबटेंडिंग इन, क्यों भाई साहब तुम क्यों, ठीक है बच्चा पार्टी, अरे यार, ठीक है ओके। तो ये आपका एक कोन है जो टोटल एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, 2 थीटा। इस कोन का आपने एक एलिमेंटल पार्ट ले लिया है भाई साहब, यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है भाई साहब, एक एलिमेंटल पार्ट। ठीक है, एक एलिमेंटल पार्ट मतलब भाई साहब
ठीक है। लेट्स से इसका भाई साहब क्या है, इसका जो थिकनेस है वो कितना है, dx है, ठीक है, क्लियर है, ओके। इसका थिकनेस भाई साहब आपका जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका एक एलिमेंटल पार्ट लिया हुआ है हमने, और ये आपके कितने डिस्टेंस पे है, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितने का है भाई साहब, x का है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू x, ठीक है, ओके। और ये वाला लेंथ जो है वो आपका कितना r, ठीक है। सो लेट्स से आपका ये वाला जो लेंथ है वो हो गया आपका स्मॉल r, वो हो गया आपका स्मॉल r, और ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, मतलब पूरा जो रेडियस है, द टोटल रेडियस इज r, लेकिन हमने इसका लिया हुआ है, देखो ये एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया लिया हुआ है कोन का, ठीक है। ये जो कोन है ये आपके चार्ज पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 थीटा, तो बट ऑब्वियसली बात है ये वाली कितनी हो जाएगी, थीटा, ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। लेट्स से अभी इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है बच्चा पार्टी, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जा रहा है भाई साहब इसके सर के ऊपर से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड DE, ये वाला एंगल जो है वो है लेट्स से अल्फा। क्या ये समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल इसके साथ कितना बना रहा है, अल्फा। अगर मैंने यहां पे एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ किया, इस एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो बट ऑब्वियसली बात है ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बोलो, दिस वन विल आल्सो बी अल्फा। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बॉडी, ठीक है, ओके। आर बी क्लियर ऑफ द जो हमने अजम्पशंस किए, ये r हो गया, ये x हो गया, तो बट ऑब्वियसली बात है कि ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो गया r, ये हो गया अल्फा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आई एम सो सॉरी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये लेट्स से DE हो गया। यहां से इस पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, ओके। नाउ आपका यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है आपका भाई साहब Q, अपॉन डिस्टेंस कितना है बोलो, ये वाला डिस्टेंस दैट इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का भाई साहब क्या स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, x स्क्वायर, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्मॉल एलिमेंटल, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा d फाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्मॉल एलिमेंटल रिंग इज गिवन बाय E इंटू dA, E हो गया भाई साहब आपका क्या, ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dA। क्या ये समझ में आ रहा है, dA मतलब इसका एरिया, किसका एरिया भाई साहब, इसका एरिया, इसका एरिया, ठीक है, dA, क्लियर है, ओके। अभी अपने को मालूम है कि भाई साहब जो टोटल एरिया है वो क्या है भाई साहब आपका पाई r स्क्वायर, तो अपन अगर यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू r, ये कितना हो जाएगा बोलो, dA बाई dr दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, dA बाई dr इज इक्वल टू 2 पाई r, तो अपन dA को क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 पाई r dr। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे dA हो गया, तो और अभी आपका ये तो हो गया स्केलर प्रोडक्ट है ना भाई साहब, ये तो स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है भाई साहब, कॉस नहीं अल्फा होगा। देखो थीटा कौन सा एंगल है, ये पूरा वाला, ये थीटा है, लेकिन ये वाला एंगल कितना है, मतलब ये देखो अल्फा, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, देखो ये पैरेलल लाइंस हो गए, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये वाला अगर अल्फा हुआ तो ये वाला अल्फा हुआ, तो E और आपके भाई साहब एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये आप ऐसा अगर इसको ऐसे खींच रहे हैं तो ये आपका हो गया एरिया वेक्टर, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर और E में कितना एंगल बन रहा है अल्फा का, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ dA इंटू भाई साहब क्या कॉस ऑफ अल्फा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, एनी डिफिकल्टीज टिल नाउ, एनी कंफ्यूजन, ओके।
ई की वैल्यू डाल दो भाई साहब, यहां पे कितनी हो गई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। डी ए की वैल्यू डालो, कितनी निकाली तुमने भाई साहब, मैग्नीट्यूड 2 पाई आर डी आर, कॉस फाई पे आओ भाई साहब, कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू हाफ लिख सकते हैं, अंडर रूट मतलब हाफ, ठीक है। ओके, ये है 1 और ये है हाफ, तो हाफ प्लस 1 3/2, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी डी फाई विल बी इक्वल टू क्यू, अगर भाई साहब पाई पाई को उड़ाना है, पाई पाई उड़ा दो भाई साहब, ठीक है। यहां पे 2, ये हो गया 2 2 जा 4, ठीक है। और क्या बचता है भाई साहब आपका यहां पे 2 एप्सिलॉन नॉट आर एक्स और ये हो गया भाई साहब आपका डी आर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो क्यू एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर लिख सकते हैं। चलिए भाई साहब इसको एक्स को इधर ले लिया अपन ने, ठीक है। तो क्यू एक्स और ये हो गया आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी अपन भाई साहब क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली डूइंग व्हाट, वी आर इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो अपन ने इंटीग्रेट किया यहाँ पे, ये डी फाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर फाई तक, ठीक है, 0 से लेकर फाई तक, मतलब टोटल वैल्यू निकाल रहे हैं आप। तो आप क्या कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक सारे एलिमेंटल एरियाज को ऐड करते जा रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है, इसको विजुलाइज कर पा रहे हो, ऐसे भाई साहब सारे एलिमेंटल एरियाज को आप ऐड कर रहे हैं। तो आपका कहां से शुरू हो रहा है रेडियस, 0 से, और कहां पे एंड होगा, कैपिटल आर में, समझ में आ रहा है। इसका जो रेडियस है ये तो आपने लिया हुआ है आर, स्मॉल आर, लेकिन एक्चुअली में डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो यहां पे अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कहां से कहां तक होगा भाई साहब, 0 से आर तक होगा। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, अभी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा, क्यू एक्स आर डी आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ओके, क्यू और यहां पे देखो एक्स कांस्टेंट है, डिस्टेंस भाई साहब कांस्टेंट है, इससे आपका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। कौन सी चीज वेरी करेगी, आर, जो स्मॉल आर है वो वेरी करेगी, वो 0 से आर तक है, उसको आप इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल सकते। इंटीग्रेशन के बाहर वेरिएबल चीजें नहीं निकलेंगी, इंटीग्रेशन के बाहर सिर्फ कांस्टेंट चीजें निकलेंगी। चलिए यहां पे आपका क्यू और एक्स हो गया, और ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। मुद्दा ये कि ये एक्स स्क्वायर पे निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये आर स्क्वायर के साथ प्लस फॉर्मेट में है, वो भी 3/2 में है, ठीक है। ओके, तो आपका ये हो गया 0 और आर, ये हो गया आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। क्लियर, आर बी क्लियर। ओके, चलिए भाई साहब अभी अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। आप इंटीग्रेशन में सीखेंगे इस चीज को। तो इंटीग्रेशन में अपन क्या कर रहे हैं भाई साहब, सब्स्टिट्यूटिंग। तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मतलब आपका क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अपन ने मान लिया टी स्क्वायर, लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। तो आपने भाई साहब डिफरेंशिएट कर दिया, किसके हिसाब से आपने डिफरेंशिएट कर दिया, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, विद, तो आपने ये तो भाई साहब कांस्टेंट है देखो, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r dr, है ना, और ये क्या हो जाएगा बोलो 2t dt। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, डिफरेंशिएट किया आपने, ये कांस्टेंट है भाई साहब, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपका 2r dr और ये हो गया आपका कितना 2t dt। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2r dr इज इक्वल टू 2t dt, ये कैंसिल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, तो r dr की वैल्यू कितनी हो गई, t dt। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब हमको इसको सब्स्टिट्यूट करवाना है, ठीक है। ओके, देखो जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपको यहां पे तो आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ लिमिट्स में भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ओके, अभी समझो यहां पे हम किसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, r के हिसाब से। जब r की वैल्यू 0 है तो इस सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुझे बताइए क्या हो जाएगा। r की वैल्यू अगर 0 है
तो बताइए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आर की वैल्यू इसमें जीरो डालिए, पुटिंग आर इज इक्वल टू जीरो इन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये हो गया जीरो, तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी टी। हाँ अच्छा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टी स्क्वायर होगा, राइट। कौन सा, ये वाला तो तुमने देखो जब डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन यहां पे देखो तुमने ये माना है, राइट, योर अजम्पशन इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्यों, इसको उड़ाना चाहते हो ना भाई साहब, इसको एक टर्म पे लाना चाहते हो, इसलिए तुमने क्या अज्यूम किया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन हमसे तुम्हें को जीरो देगी, उसकी वजह से ये जीरो है, तुमने इसको जीरो नहीं माना है, क्योंकि तुमने डिफरेंशिएट किया है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। आर वेरिएबल है और टी भी वेरिएबल है, क्योंकि टी जो है उसमें आपका आर है, तो ये भी वेरिएबल है, तो टू टी डी टी हो गया, तो ये तो आपका हो जाएगा जीरो, ये इस वजह से जीरो हुआ है, एक्स की वैल्यू आपने जीरो नहीं ली है, एक्स को डिफरेंशिएट किया है बोल के आपका जीरो आया है, ठीक है, क्लियर है, तो आपका आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी हो गया। ओके, नाउ अभी आपने ये तो कर लिया, लेकिन साथ ही साथ आपको इस इंटीग्रेशन में इन लिमिट्स को भी भाई साहब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इन लिमिट्स को, तो ये लिमिट्स किसके हिसाब से सजे हुए थे, आर के हिसाब से, तो ये जीरो मतलब आर की वैल्यू जीरो, तो आर की वैल्यू जब जीरो होती है तो इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट अप करें, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, एक्स ये तो हो गया जीरो, जीरो का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, टी स्क्वायर के बराबर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, टी, ठीक है, मतलब टी की वैल्यू, अभी आप डिफरेंशिएशन इस आर डी आर की जगह पे देखो क्या मकसद है हमारा, इस आर डी आर के जगह पे लिखे हम टी डी टी, चलो कर लेते हैं इसको, तो यहां पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यहां पे अपन आर डी आर की जगह पे क्या लिखेंगे, टी डी टी, समझ में आ रहा है, और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, ये तुम्हारा असम्पशन था, टी स्क्वायर इंटू 3/2 कितना हो गया, टी क्यू, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, टी क्यू, ये तो तुमने संभाल लिया, अभी इसको आराम से कर लोगे भाई साहब, यहां पे कितना हो गया, टी रेज टू माइनस टू हो जाएगा, टी बाई टी क्यूब कैंसिल होकर टी रेज टू माइनस टू हो जाएगा, तो इसको अब तुम क्या लिख सकते हो भाई साहब, दिस कैन बी रिटन एज टी रेज टू माइनस टू डी टी, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके, अभी आप पकड़ो इसको भाई साहब, अभी लेकिन लिमिट्स को भी टी के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, क्या ये समझ में आ रहा है, तुमने अगर इंटीग्रेशन को चेंज किया है टी के हिसाब से, तो तुमको लिमिट्स को भी टी के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, मतलब अभी लोअर लिमिट में जीरो था, आर की वैल्यू जीरो, लोअर लिमिट में अभी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स, तो यहां पे आपका जीरो की जगह पे बैठेगा भाई साहब एक्स, अपर लिमिट में तुम्हारा आर का वैल्यू कितना था, कैपिटल आर, ठीक है, तो पुटिंग आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इन कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, क्या ये मामला समझ में आ रहा है, आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है, ओके, बताओ मुझे यहां पे आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, और ये हो गया भाई साहब आपका एक्स का स्क्वायर, क्या ये समझ में आता, ओके, तो आपका भाई साहब यहां पे बताइए कितना हो जाएगा, व्हाट विल दिस बी, तो टी का स्क्वायर कितना हो गया दिस, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तो टी की वैल्यू ये हो गई, यहां पे टी की वैल्यू एक्स थी, तो आपने यहां पे क्या डाला एक्स, यहां पे टी की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यही वैल्यू आप यहां पे उठाकर डाल दोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या ये मामला समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने चेंज किया है किसमें से, आर से टी में चेंज किया है, तो डी आर को डी टी में चेंज किया है, तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब ये भी चेंज होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके, ओके ओके ओके, सो व्हाट विल हैव इज क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टी रेज टू माइनस टू डी टी, समझ में आ रहा है, अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो,
भाई एक्स टी रेस टू माइनस टू है ना, डी टी कर रहे हो, इसका इंटीग्रेशन कर लो भाई साहब, पहले लिमिट्स का बात छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो ये हो गया भाई साहब कितना, टी रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो अपन लिख सकते हैं माइनस वन बाई टी, लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, माइनस वन बाई टी। चलो भाई साहब लिख लेते हैं माइनस वन बाई टी। यार लेकिन यहाँ पे हाँ ठीक है, चलेगा, ओके। तो अपन ने क्या लिखा भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया तुम्हारा इंटीग्रेशन कितना, माइनस वन बाई टी, और ये होगा विद इन द लिमिट्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा एक्स। समझ में आता है बच्चा पार्टी, ठीक है, वन बाई टी, ठीक है, माइनस वन बाई टी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एक्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। कितना आ जाएगा भाई साहब वैल्यू इसका, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना भाई साहब, दिस विल बी क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, ये हो गया माइनस वन बाई टी। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई साहब माइनस वन बाई टी, मतलब माइनस वन बाई कितना हो जाएगा, बोलो, वन बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस माइनस, बोला, माइनस माइनस वन बाई एक्स, समझम भाई साहब, ठीक है, वन बाई एक्स, ठीक है, ओके ओके ओके। क्या खिचड़ी पका दी है यहाँ पे भाई साहब, क्यू बाई, ओके चलिए अभी अपन इसको करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो, क्यू एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, वन बाई एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, इस एक्स को अंदर लेकर जाओ, क्या हो जाएगा, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना हो गया, एक्स और एक्स कैंसिल, वन माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आता हूँ पीछ बच्चा पार्टी, ठीक है, ये हो गया आपका, ओके। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ध्यान से देखो, ये आ गया आपका वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ओके, इसको भाई साहब बड़ा हो नहीं हो सका, बड़ा नहीं हो पाएगा ये तो, ओके, इस वाले ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखो ध्यान से, बेस अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, सो ये हो गया आपका q बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा। कुछ याद नहीं रहने वाला ये सब, अगर आप डेरिवेशन को समझ सकते हैं तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेशंस प्रैक्टिस कीजिए भाई साहब, तभी जाकर ये बनेगा, ये नहीं याद रहेगा आपको, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी हम बोल सकते हैं यहाँ पे फाई की, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आई एम सो सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस, अच्छा हाँ यहाँ पे एक और चीज़ है आपका, ये बेसिकली यहाँ से यहाँ गया है ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, जब अल्फा बेसिकली अल्फा भी वैसे ही जाएगा ना, देखो x अपॉन एक्स प्लस आर स्क्वायर है, आई एम सो सॉरी, x अपॉन एक्स प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ये यहां से यहां जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्लियर है, अल्फा नहीं रहेगा, ये थीटा हो जाएगा, सो दिस विल बी कॉस ऑफ थीटा, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, अभी देखो ये वाला था का आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बाहर वाला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होगा, ठीक है, तो यही है ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर है, बेस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल वाला, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज थ्रू अ कोन शेप स्ट्रक्चर विल बी दिस, ठीक है, समझ में आता हम बच्चा पार्टी, ठीक है, ये सारे डेरिवेशंस आपको आने पड़ेंगे भाई साहब, ये एक एक करके ऐसे डेरिवेशंस आते रहेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द बेस ऑफ अ कोन ड्यू टू अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द बेस ऑफ अ कोन ड्यू टू अ चार्ज इज हाउ मच, दिस इज द वैल्यू, ठीक है, Q इज इक्वल अल्फा इज इक्वल टू Q बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा,
क्लियर है बच्चा पार्टी? ओके ओके ओके। नाउ लेट्स से वी कंसीडर अ स्फीयर, ये एक स्फीयर है भाई साहब 3D और अ क्लोज ऑब्जेक्ट प्लेस नियर अ पॉइंट चार्ज प्लस q, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द पॉइंट चार्ज पासेस थ्रू द क्लोज ऑब्जेक्ट, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन चाहिए। वी कैन ऑब्जर्व दैट द फ्लक्स एंटरिंग द क्लोज ऑब्जेक्ट इज सेम एज द फ्लक्स लीविंग द क्लोज ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना एंटर कर रहा है उतना ही भाई साहब लीव भी कर रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ क्लोज ऑब्जेक्ट डज नॉट एनक्लोज एनी चार्ज then the net electric flux to the closed object is zero, तो आपका net electric flux to the closed object will be zero, so net electric flux is given by, ये important है भाई साहब, ठीक है। electric flux to the closed surface, अगर किसी closed surface के, भाई साहब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर किसी closed surface के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब q is equal to zero है, तो भाई साहब आपका यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स in this case will be zero, because the number of flux lines entering and the number of flux lines leaving are the same, तो इसीलिए भाई साहब जितना आवन उतना जावन, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, net electric flux will be equal to zero, ठीक है। ओके, तो Gauss's law states that through a closed surface that next flux, आपने भाई साहब गॉस का लॉ पढ़ा हुआ है, गॉस का लॉ क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है 1/epsilon0 times of q, तो electric flux is equal to q by epsilon naught, that net flux through a closed surface is 1/epsilon0 times the net charge enclosed by the surface. It gives analysis of electric flux through a closed surface and its relation with its enclosed charge. तो Gauss's law आपको क्या दे रहा है, फ्लक्स का दे रहा है भाई साहब और आपका चार्ज, ठीक है। It is basically comparing the electric flux and the charge. The total electric flux associated with a closed surface or a Gaussian surface is equal to the product of the sum of the charges enclosed by the surface. तो हमेशा याद रखना ये वाला जो Q है, ये सरफेस के अंदर चार्ज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज इनसाइड द सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज आपका नेट क्यू है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/epsilon0 टाइम्स ऑफ क्यू, ठीक है। ओके ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, व्हाइल यूजिंग गॉसेस लॉ द कंसीडर्ड क्लोज और 3D सरफेस इज नोन एज द गॉसियन सरफेस, इसी को हम भाई साहब बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। The total electric flux through a closed surface is independent of the shape of the surface. This is independent of the shape of the surface and the position of charge inside the closed surface. So this is independent of the shape of the surface and the position of the charge inside the closed surface. ठीक है? Okay. ओके अभी समझो यहां पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज लिया हुआ है, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज इनसाइड 3 गॉसियन सर्फेसेस S1, S2 एंड S3। तो पहला वाला गॉसियन सर्फेस हो गया S1, ये S2 और ये S3, एक चार्ज हमने यहां पे इंक्लोज करके रखा हुआ है, ठीक है। द नेट फ्लक्स थ्रू ईच सर्फेस इज द सेम, तो जो भी नेट फ्लक्स है ईच सर्फेस से सेम है। इफ क्योंकि भाई साहब नेट फ्लक्स क्या होगा 1/epsilon0 क्यू। मुझे बताइए S1 के लिए नेट फ्लक्स कितना होगा, आप बताइए S1 सरफेस के लिए नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसके अंदर चार्ज कितना है सब भूल जाओ, इसके अंदर चार्ज कितना है Q, तो S1 के लिए भाई साहब क्या हो जाएगा 1/epsilon0 टाइम्स इंटू Q, तो Q/epsilon0, ठीक है। S2 पे आइए बताइए मुझे कितना होगा, अभी सब भूल जाओ सिर्फ S2 को देखो, तो यहाँ पे चार्ज कितना है Q, नहीं Q इंटू Q क्यों, गॉसियन सरफेस क्या होता है बच्चा बाटी, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, गॉसियन सरफेस क्या होता है, हाँ नहीं चार्ज हो हटाओ, गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्या होता है वो, क्या होता है वो, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, वो आपका इमेजिनरी सरफेस है, आपने बनाया हुआ है वो सरफेस, ठीक है। चलिए यहां पे भाई साहब S1 है, इसके अंदर कितना चार्ज है Q। गॉस का लॉ क्या बोल रहा है आपको कि अगर किसी एनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज आपका Q है तो उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, सिंपल 1/epsilon0 टाइम्स ऑफ Q, दैट इज Q/epsilon0। समझ में आ रहा है ये। S1 सरफेस को लो भाई साहब, भूल जाओ S2 S3 के बारे में, S1 सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q,
तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आओ S2 पे, भूल जाओ S1 को और S3 को भी। S2 के अंदर कितना चार्ज है, Q, तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आओ S3 पे, S2 S1 दोनों को भूल जाओ, कितना चार्ज है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, एकदम सिंपल है भाई साहब। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q इनसाइड 3 गॉसियन सरफेसेस। ये जो सरफेसेस है ये आपके इमेजिनरी सरफेसेस हैं, ठीक है, ओके। द नेट फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस इज द सेम नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गो, SN टाइम्स में भी अगर आप जाओगे तो वही Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आर बी क्लियर, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि गॉसियन सरफेस अगर हम बढ़ाते रहे एरिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ता या कम होगा, कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा जब तक आपके चार्ज में इंपैक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। अगर आपने चार्ज को इन्फ्लुएंस नहीं करा है तो आप एरिया को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, आर बी क्लियर। Although flux is a product of electric field and the area vector, but still when we consider the electric charge to be placed inside a Gaussian surface, no matter how you alter the area, there is going to be no impact on the flux because it is always going to be a product of Q and 1 by epsilon naught. Clear है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। So in a closed surface, if a closed surface does not enclose any charge, then the net electric surface is zero. क्यों जीरो हो जाएगा बोलो, चार्ज जीरो है, कम सिंपल, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो हो जाएगा भाई साहब, सिंपल। समझ में आ रहा है ये, ओके। गॉसियन सरफेस डिफाइंड एज अ क्लोज सरफेस और द पेरिफेरी ऑफ अ वॉल्यूम ऑन विच गॉसियस लॉ इज अप्लाइड। तो एक सरफेस एरिया या एक पेरिफेरी है, आपने सिलेक्ट किया इसको, ठीक है। यूजिंग गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस और अ 3D सरफेस इन अ 3 डायमेंशनल सरफेस, द फ्लक्स of any vector field can be determined. A Gaussian surface can be real or imaginary. हो सकता है वो रियल हो और ज्यादा करके डेरिवेशंस में आप Gaussian surface को इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ Gaussian लॉ क्या है भाई साहब, आपका नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q इज नेट चार्ज, ठीक है, इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका भाई साहब यहां पे अगर हम करते हैं, अभी देखो आपका फ्लक्स जो है, गॉस क्या बोल रहा है, गॉस के लॉ से भाई साहब नेट चार्ज क्या हो जाएगा आपका, Q नेट विल बी Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपने भाई साहब इसके पहले फ्लक्स का डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, फ्लक्स इज बेसिकली व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है। और इसको आप इंटीग्रेट करते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल में, ठीक है, दिस इज बेसिकली। तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, अगर आप इन दोनों को आपस में बराबर कर दें तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू Qn बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आप करते रहेंगे पूरे चैप्टर में, यही आप करते रहेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन तो वही सिंपल सा है भाई साहब, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जो आपका डिफरेंट होगा वो होगा ये dA, अलग अलग सरफेसेस के लिए आपका एरिया वेक्टर अलग अलग होगा। यही फंडामेंटल फॉर्मूला आपका यही है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे फ्लक्स का जो फॉर्मूला है और गॉसियन सरफेस का जो फॉर्मूला है जिसमें फ्लक्स को आपने कैलकुलेट किया, इन दोनों को आप इक्वेट कर देते हो। पूरे जितने भी डेरिवेशंस आगे चल के होंगे इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। आपका ये वाला पार्ट जो है वो चेंज होता रहेगा, ये तो आपका कांस्टेंट के हिसाब से बाहर निकलता रहेगा, ये वाला पार्ट चेंज होता रहेगा और Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। सारा खेल भाई साहब यहां से इसका ही होगा, ठीक है, ओके। चलते हैं भाई साहब एक सवाल पे आते हैं। मल्टीपल चॉइस नहीं है भाई साहब, ओके, चलिए। यहां पे देयर आर 3 पॉजिटिव चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 प्रेजेंट इन स्पेस एंड द गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस द चार्जेस Q1 एंड Q2। देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर क्या क्या चार्जेस हैं बोलो, Q1 एंड Q2, और एक चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर है, ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे आपका सिचुएशन क्या है, देयर आर 3 पॉजिटिव चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 प्रेजेंट इन स्पेस and the Gaussian surface encloses the charges Q1 and Q2 and the charge Q3 is outside the surface. Find the net flux using Gauss's law. तो आपको यहाँ पे net flux को कैलकुलेट करना है using Gauss's law. So according to Gauss's law क्या हो जाएगा बोलो, surface integral of E into dA will be equal to Q by epsilon naught. ये Q net कितना हो जाएगा बोलो, Q1 plus Q2,
Q3 बाहर है भाई साहब, बिरादरी के बाहर, ठीक है। ओके, सो द नेट फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। सो द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज गिवन एज Q net is equal to Q1 plus Q2. Clear? Okay. As we know, if a closed surface or object does not enclose any charge, then the net electric flux to the closed surface is 0. Thus the net flux by charge Q3 to the given surface is 0. ठीक है, so the net electric field is given as below. भाई साहब आपका E1 plus E2 plus E3, the net flux is given by how much? E1 plus E2 plus E3 dA. देखो इसको ऐसे समझो, आपका फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होगा 1 by epsilon naught times into the net charge enclosed by the Gaussian surface, which in this case is how much? Q1 plus Q2. लेकिन क्या Q3 के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? होगा। देखो इस चीज को समझो, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लक्स कितना होगा, फाइंड द नेट फ्लक्स, तो आपका आंसर यही है, दिस इज योर आंसर, सिंपल। विल क्लोज इट हियर कि भाई साहब आपका नेट फ्लक्स होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर नेट फ्लक्स को, तो देखो आपने इसका मतलब क्या किया है, इसको पूरा पूरा इग्नोर कर दिया क्योंकि ये बाहर है भाई साहब, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको लिखना है तो लिखेंगे कैसे? सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, तीनों चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E1, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई साहब? इंपोजिंग होती है, एक दूसरे को इंपोज करती है, ऐड करती है या सब्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, इंटू DA एरिया वेक्टर। आप सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं भाई साहब, ठीक है, इज इक्वल टू, आंसर आपका वही होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? ये आपका फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज बेसिकली सरफेस इंटीग्रल, इसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, मतलब एक क्लोज सरफेस के अंदर इंटीग्रल E ऑफ DA, E इंटू DA, ये हो गया आपका सरफेस इंटीग्रल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्लोज सरफेस इंटीग्रल, दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी इसी E को आप कैसे लिखोगे भाई साहब? E1 प्लस E2 प्लस E3 इंटू DA, दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आंसर आपका यही है। लेकिन क्या ये वाला फैक्ट समझ में आ रहा है आपका? आप ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के अंदर जीरो है। अंडरस्टैंड दिस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड दिस सरफेस इज जीरो, हाउएवर it is not true that electric field inside this due to Q3 is sorry मैं क्या बोल रहा हूँ, electric flux is only due to Q1 and Q2 inside this surface, but is there an electric field inside this surface due to Q3? So the answer is yes, ठीक है। आपके चार्ज की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन आपके बाहरी चार्ज की वजह से इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है? दैट इज द रीजन वी आर सेइंग E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है, 5dA दैट विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर पीपल? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? हमारा यहाँ पे ये तो बहुत आसान था, लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बस फ्लक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नहीं, फ्लक्स नहीं है क्योंकि चार्ज बाहर है गॉसियन सरफेस के, लेकिन क्या बाहरी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा? सो द आंसर इज यस, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की वजह से होगा, चाहे वो बाहरी हो चाहे अंदर हो। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके 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 ओके। चलिए भाई साहब, यूजिंग गॉसेस लॉ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी आपका भाई साहब डेरिवेशन का मामला चालू होता है। डेरिवेशन में आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, वो है ये कि आपका क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट पीपल? हम इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही भाई साहब एक फॉर्मूला आपका चलता ही रहेगा, ठीक है, सारे गॉसियन सरफेसेस के लिए, ठीक है। गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल टू एनी क्लोज सरफेस, 2D 3D सब में होता है भाई साहब। द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिकल, एक चीज जो है वो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए एंड इक्वल एट ऑल पॉइंट्स। देखो क्यों ऐसा होना चाहिए बताइए? हर चीज का ना लॉजिक है। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी, बताइए, बहुत सिंपल सा है। हाँ, ड्यू टू एरिया? नहीं, अच्छा मैं बता रहा हूं, इसका आंसर इसी में है। अब बताओ मुझे, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एंड इक्वल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस, इसका आंसर इसी में है। टेल मी हाउ? भाई साहब तुम इंटीग्रेशन, हाँ
और ठीक से बोलो। अरे देखो ना भाई साहब, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में भाई साहब एक ही वेरिएबल फैक्टर होता है, दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा ना भाई साहब। अगर तुम्हारा डी ए ये चेंज होगा एज पर द गॉसियन सरफेस, कहीं पे आप 4 पाई आर स्क्वायर लगाओगे, कहीं पे पाई आर स्क्वायर लगाओगे, कहीं पे भाई साहब सिलेंडर का एरिया लगाओगे, अलग अलग। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होती रहेगी? नहीं, तब आप इंडिकेट ही नहीं कर सकते। इसको बार बार आप बाहर फेंक रहे हो ना, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, है ना। एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा भाई साहब, तभी आप इंडिकेट कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ये दोनों को भाई साहब इंडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों को आप इंडिकेट नहीं कर सकते। मतलब समझो आप अगर कोई फंक्शन है ऐसा y और x और ये dx है, क्या दोनों को तुम इंडिकेट कर पाओगे? नहीं ना भाई साहब, ठीक है। तो या तो इंडिकेट करने के लिए तुमको इस y को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इंडिकेट, अदरवाइज एक को कांस्टेंट के हिसाब से बाहर फेंकना पड़ेगा। वही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिकल एंड इक्वल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है, ओके। द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए मस्ट बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस। तो डी ए जो आपने एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि आपका देखो ये वाला प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट में एक चीज मायने रखती है, वो है एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। अभी आप बोल रहे हो भाई साहब एक एरिया वेक्टर इधर है और ये ऐसा है, यहाँ पे अलग एंगल बन रहा है, यहाँ पे अलग एंगल बन रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो प्रेफरेबली थीटा इज इक्वल टू 0 और 90 डिग्री। ज्यादा करके आपके सवाल जो है ये थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 पे दम तोड़ते हैं, ठीक है, अदरवाइज ज्यादा टेढ़े पेचीदा सवाल इसमें नहीं बनते। फॉर अ पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द गॉसियन सरफेस विल बी अ स्फीयर एंड सिलेंडर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपका पॉइंट चार्ज है, एक छोटा सा पॉइंट है, तो आप जो सरफेस सिलेक्ट करेंगे वो गॉसियन स्फीयर होगा। मतलब ये एक पॉइंट है और ये बॉल के अंदर है, ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस। दिस इज व्हाट यू आर सिलेक्टिंग एज अ गॉसियन सरफेस। और अगर लाइन चार्ज ऐसा देखो, ऐसे लाइन है, इसमें चार्ज ऐसे, तो ये आप क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर ले लेंगे, ठीक है। सो फॉर अ पॉइंट चार्ज योर गॉसियन सरफेस इज गोइंग टू बी अ स्फीयर and for a line charge distribution the Gaussian surface is going to be a cylinder. Are we clear to this one people? हम समझ में आता? Any confusions, any questions, any doubts? No? आगे बढ़ा जाए भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए भाई साहब चलते हैं आगे बढ़ाते हुए कहानी को। Net flux of different surfaces can be obtained by using symmetry. Some of the shapes are given in the table. जैसे sphere है भाई साहब, देखो यहाँ पे, ठीक है। A charge is placed symmetrically at the center of the sphere. सेंटर ऑफ द स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ठीक है, ओके। हेमिस्फीयर है तो इसका भाई साहब Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अ चार्ज इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो नेट फ्लक्स इतना हो जाएगा, क्यों, डिवाइड बाय 2 कर दिया भाई साहब आपने, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इसको अगर आपको ऐसे देखना है, देखो यहाँ पे ये आपका E इंटू डी ए, ठीक है, ये आपका है भाई साहब Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेट से आपका ये वाला हो, ठीक है, आपके स्फीयर के अंदर एक चार्ज प्लेस्ड है, इसका इतना हो गया, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं E इंटू ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, इसका आधा ही तो होगा ना भाई साहब, ठीक है, मतलब E इंटू डी ए बाई 2 हो गया, है कि नहीं। हेमिस्फीयर है तो डी ए बाई 2 हो गया, तो यहां पे इसका मतलब क्या होगा, आपने इस 2 को अगर बाहर निकालोगे, इस 2 को अगर बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो, E इंटू डी ए, और ये 2 को बाहर निकालोगे तो 1/2 हुआ ना इसका मतलब। तो इधर तुमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी तुमको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात हो गई भाई साहब, 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई भारी भरकम फॉर्मूला नहीं, एकदम सिंपल लॉजिक से, ठीक है, क्लियर है। आपका एरिया आधा हो गया तो भाई साहब आपका फ्लक्स भी आधा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, ओके। सिलेंडर है, देखो एक सिलेंडर के अंदर तुमने चार्ज रखा हुआ है, अगेन गॉसियन सरफेस क्या बोलता है आपका, ई डी ए विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर भाई साहब एक सिलेंडर सेमी सिलेंडर लिया हुआ है तो वही Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, उसी चक्कर में, ठीक है। क्यूब है, देखो क्यूब के अंदर तुमने रखा है, अगेन आपका नेट क्या होगा, फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर भाई साहब अ चार्ज इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर सरफेस, एक स्क्वायर सरफेस के सेंटर में रख दिया है, तो कैसा हो जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे होगा, 6 साइड्स होते हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। तो एक साइड लिया है आपने, एक साइड लिया है, ठीक है, देखो 6 साइड का एरिया लिया हुआ है, यहाँ पे तुमने E इंटू डी ए किया, ये वाले केस में, ठीक है, E इंटू डी ए दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेट्स से, समझ में आ रहा है ये गॉसियन सरफेस। अभी आपने एक एरिया लिया हुआ है, मतलब ये एक का एरिया कितना होगा, 6 का 6वां हिस्सा 1/6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे भाई साहब, डी ए बाई 6 लिखोगे भाई साहब, सिंपल। एक एरिया अगर लिया है आपने तो ये हो गया आपका E इंटू डी ए, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, यू आर मल्टीप्लाइंग दिस एंटायर थिंग बाई 6, 1/6।
सो यू मल्टीप्लाई दिस बाई 1/6 एज वेल, तो ये हो गया आपका q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है भाई साहब, यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड थिंग्स। ओके, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द बेस ऑफ अ कोन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस, और एक हो गया भाई साहब आपका गॉसेस लॉ। ठीक है, एक मिनट भाई साहब। ओके बच्चा पार्टी, वी हैव लर्नड इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द बेस ऑफ अ कोन, ये वाला अपने अभी डिराइव किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस क्या होता है? हाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस इतना तुम लोग ये क्यों हो जाते हो? इजी है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू अ क्लोज सरफेस इज q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? और इसको अगर इस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे तो EdA हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? यही आपका गॉसेस लॉ, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, अभी हम बात करेंगे भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द फेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कंटेनर। तो ये भाई साहब तमाम एप्लीकेशंस देखेंगे हम गॉसेस लॉ को। गॉसेस लॉ को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आप इन सारे सरफेसेस पे इस लॉ को अप्लाई करके डेरिवेशन कर सकते हैं। मेन मुद्दा समझिए गॉसेस लॉ, और मेन मुद्दा आपका यही है, E इंटू डी ए इज इक्वल टू, ठीक है, इसी से सारे चट्टे बट्टे निकलेंगे आपके। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स। ठीक है, तो आपका भाई साहब एक आपने क्यूब लिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए if a point charge q is located as one of its corners। ठीक है, एक क्यूब है और एक कॉर्नर पे q है। समझ में आ रहा है? एक क्यूब है भाई साहब। अरे कहा तुम लोग इतना काहे अचरज में आ जाते हो भाई साहब? ये समझो भाई साहब आपका ये क्यूब है, एक क्यूब है देखो। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, इसका साइड कितना है भाई साहब आपका a है। ठीक है, इसका साइड है a और ये ए। ठीक है, क्या इतना उदास क्यों हो गया भाई साहब? जो गई उसको जाने दे। ठीक है, बहुत आएंगे। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स। तो पॉइंट चार्ज क्यू है एक कॉर्नर में भाई साहब। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कॉर्नर। ठीक है, ओके, इसको अपन देखो, आपको जो सरफेस दिया हुआ है जरूरी ये नहीं है कि आप उसी सरफेस को सिलेक्ट करें, आप अपने से गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। तो आप अभी यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये चार्ज क्यू है, ये तो भाई साहब इसका कितना अंदर है कितना बाहर है पता नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके चारों तरफ क्यूब्स बना दीजिए। ठीक है, इसके चारों तरफ भाई साहब क्यूब बना दो। ये इसको क्यू यहाँ पे रखा, 1 2 3 4, इसको घेर लिया भाई साहब। तो अभी क्या हो गया, आपका एक ऐसा गॉसियन सरफेस हो गया जिसका साइड मतलब एक क्यूब से बना है, जिसका साइड कितना हो जाएगा? a प्लस ए 2a। समझ में आ रहा है? फिगर आउट कर पा रहे हैं इसको? ठीक है, तो 2a हो गया। ओके, सो इट इज गिवन दैट द चार्ज इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है, टू इनक्लोज द चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस। क्योंकि आप जब तक चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर नहीं ला पाते हैं तब तक गॉसियन लॉ नहीं ला पा रहे, क्योंकि गॉसियन लॉ आपका बोल रहा है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू है, लेकिन ये क्यू क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया भाई साहब, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस प्ले किया यहाँ पे। Surface such that the charge is symmetrical to the closed surface, take 7 more cubes of the same dimensions। तो ये आपका ओरिजिनल क्यूब है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 आपने क्यूब्स दे लिए ऑफ इमेजिनरी डायरेक्शन। ठीक है, we know that the total flux due to the point charge is how much? Q by epsilon naught। ठीक है, the total flux to the bigger cube closed surface is given by कितना भाई साहब? total flux to the bigger cube, मतलब ये जो बड़ा वाला क्यूब आपने बनाया है, ठीक है, इसका साइड कितना हो गया अभी? 2a। समझ में आ रहा है भाई साहब कैसे हुआ 2a? ठीक है, ओके, ये है बीच में भाई साहब, समझ में आ रहा है? इस मतलब यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ऊपर 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 ऊपर, ये बीच में है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो ये जो चार्ज है हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपके कितने क्यूब से घिरा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 8। देखो 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 भाई साहब, इमेजिन करो, ये है, ये आपका एक क्यूब है, यहाँ पे एक कोने पे है, तो आपने क्या किया भाई साहब, इधर एक रखा, ठीक है, ऊपर एक रखा, इधर एक रखा, इधर एक रखा, समझ ले कि तो मतलब एक क्यूब के साथ और 7 क्यूब आ गए अभी। समझ में? ये तो आपका क्यूब था, गिवन क्यूब था, लेकिन इसके साथ 7 क्यूब और आ गए, और आपका ये आपका चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है।
Are we clear on this one, people? So now you can consider that this charge Q is placed amidst 8 cubes. ठीक है, और ये बिल्कुल सेंटर पे है, समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल सेंटर पे है, ठीक है। ओके, सो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, देयरफॉर द टोटल फ्लक्स टू द बिगर क्यूब जो आपने बनाया है गॉसियन सरफेस के हिसाब से, ये कितना हो गया ये, ठीक है। तो अभी देखो, समझो 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 भाई साहब, तो कितने क्यूब्स हो गए आपके, 8, ठीक है। ओके, चलिए गॉसियन सरफेस क्या हो गया, तो मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन किसके लिए भाई साहब, सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी ए, समझ में आता है भाई साहब, डी ए, ये डी ए किसका है भाई साहब, 8 क्यूब्स का है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 1 क्यूब का, ठीक है। तो अपन ये डी ए क्या बोल सकते हैं भाई साहब, जो आपका डी ए डैश है, लेट्स से दिस डी ए डैश इज 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डी ए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 8 क्यूब का, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, तो आपका ये डी ए डैश, तो आपका यहां पे डी ए डैश बाई 8 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी ए। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अगर हमने ऐसा किया, ठीक है, ई डी ए डैश बाई 8 इज इक्वल टू, तो आपने 1/8 से मल्टीप्लाई किया है इसका मतलब, तो इधर भी क्या करोगे 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मामला समझ में आ रहा है, ये जो डी ए डैश बाई 8 हो गया, ये इसको क्या लिख सकते हो, ई डी ए, सब में क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है, ई डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ये डी ए किसका है, जो पहला वाला क्यूब था, मामला समझ में आ रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको फाइंड आउट करने के लिए इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। ध्यान दो, यहां पे आपका चार्ज इस कोने पे था, इसको आपको गॉसियन सरफेस के अंदर ठूसना है, तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, मतलब क्या है, देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो ये हो गया, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। तो मतलब ये चार्ज पूरा बाहर भी नहीं है, अगर बाहर होता तो अपन बोलते थे भाई साहब 0 हो गया, फ्लक्स 0 हो गया, लेकिन ये कोने पे अटका हुआ है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसमें हमने यहाँ पे एक क्यूब, यहाँ पे एक क्यूब, यहाँ पे एक क्यूब, ऊपर नीचे, तो आपने और 7 क्यूब्स ऐड कर दिए, तो टोटल भाई साहब आपका कितना एरिया हो गया, 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया, ठीक है। तो 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया के हिसाब से ये हो गया। और अगर आप देखोगे, आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है, बेसिकली सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में एक चैप्टर है स्टेट बोर्ड वालों के लिए, उसमें आप एक क्यूब को ध्यान से देखो, एक क्यूब अगर 8 कोनों से घिरा हुआ है, तो उस क्यूब का, सॉरी अपना एक बॉल है जो 8 कोनों से घिरा हुआ है, ये चार्ज जो है 8 कोनों से घिर गया है, तो उसका कितना हिस्सा हर एक में जाएगा, 1/8 भाई साहब, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि ये जो एक क्यूब है, एक जो चार्ज है, ये अगर हम 8 से घिरेंगे तो सब में 1/1 बटेगा, 1/8। तो अभी फिलहाल इसके अंदर कितना है चार्ज, 1/8 मतलब Q/8 है। What is the total amount of charge which is inside this cube? Q/8, समझ में आ रहा है ये। इसको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो अगर आपको इतने लंबे तरीके से नहीं जाना है तो आप सिंपल लिख सकते हो EDA, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज का कितना हिस्सा आपके इस क्यूब के अंदर है, Q/8, तो Q/8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपको सेम आंसर दे देगा, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। इट्स गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। ओके, फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, अभी ध्यान से देखो, यहां पे कंसीडर अ चार्ज प्लेस एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो ये आपका देखो, यहां पे एक हमने क्यूब डाला हुआ है, ये क्यूब है आपका ओरिजिनल क्यूब, इसके पीछे आपने एक क्यूब क्रिएट कर दिया, आजू बाजू सब 7 क्यूब्स आपने डाल दिए, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हो गया आपका, ठीक है। ओके, नाउ कंसीडर अ चार्ज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। We know that if the charge is placed at a corner of the cube, then the total flux to the cube is given by what? ये तो हमने देखा भाई साहब, है ना। फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स हो गया आपका Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इन अ क्यूब देयर एग्जिस्ट 6 फेसेस, आपके भाई साहब 6 फेसेस हैं। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, हर एक फेस से कितना है। पहले आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देखो, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, एक क्यूब में कितना फ्लक्स है, अभी हर एक फेस में कितना फ्लक्स है। ये जो फ्लक्स है ये आपके कितने फेसेस में बटेगा, अभी एक क्यूब है भाई साहब, ठीक है, उसमें कितने फेसेस में बटेगा, देखिए ये वाला है आपका, ठीक है। इन अ क्यूब देयर आर 6 फेसेस, यस करेक्ट। द फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज डज नॉट पास थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब, ध्यान दो, ठीक है, कौन कौन से वो नहीं जाएगा। यहां पे क्यूब है, ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द 3 एडजेसेंट फेसेस। देखो यहां पे
चार्ज, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे जा रहा है, और ये एरिया वेक्टर क्या है भाई साहब, ठीक है, तो पैरेलल है भाई साहब, ठीक है। ये वाला जो है देखो, ये वाला जो फ्लक्स ये ऐसे जा रहा है ना, देखो ऐसे जा रहा है, और ये वाला एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, ये वाला एरिया वेक्टर इधर है ना भाई साहब, ये वाला ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये वाला ऐसे जा रहा है। तो आपका अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रॉम द डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द 3 एडजेसेंट फेसेस दैट आर कनेक्ट। तो ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, 3 एडजेसेंट फेसेस, ठीक है, 1 2 और ये 3, समझ में आ रहा है, देखो ये 3 एडजेसेंट फेसेस, एक ऊपर वाला फेस ये, और भाई साहब ये वाला फेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो पैरेलल हो गए ना भाई साहब, एरिया वेक्टर के साथ भाई साहब पैरेलल हो गए। वी ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द 3 एडजेसेंट फेसेस दैट आर कनेक्टेड टू द चार्ज डिनोटेड बाय व्हाइट एरोस, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई साहब आपके पैरेलल हो गए, ठीक है, ये आपके व्हाइट एरोस देखो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, इसके साथ ये पैरेलल हो गया, द टोटल फ्लक्स। तो आपका अगर पैरेलल हो गया एरिया वेक्टर के साथ तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0, तो और cos 0 की वैल्यू, thus the total flux associated with the cube passes to the 3 other remaining faces denoted by red arrows। तो दूसरे वाले रेड एरोस में ये होगा, ठीक है, and therefore the net flux to the surfaces is given by this by 3 that is q by 24 epsilon naught। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब, ठीक है। देखो यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे चार्ज प्लेस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है। अभी इस वाले सरफेस को देखो, ठीक है, यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर है, और आपका ये चार्ज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलो किधर है, इसके साथ ऐसा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो गए, कैंसिल हो गया भाई साहब। इस वाले पे आओ, इस वाले पे, ये ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भाई साहब इधर भी जा रहा है, पैरेलल हो गया, कैंसिल हो गया। इस वाले पे आओ, इस वाले पे, ठीक है, ये क्या जा रहा है भाई साहब, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका भाई साहब इधर है, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी हम इस, तो अभी जो भी आपके परपेंडिकुलर है उनको ही कंसीडर करोगे आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी देखो इस वाले पे, देखो ये चार्ज यहाँ पे है, और इस वाले को देखो, ठीक है, अभी इसका एरिया वेक्टर ये वाला देखो, ये वाला नहीं, एडजेसेंट वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, ठीक है, और इसका भाई साहब किधर है, भाई साहब इधर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसका ऐड होता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो देयरफॉर द नेट फ्लक्स टू ईच ऑफ द फ्लक्स इज गिवन बाय ईच फेस E net by 3 that is q by 24 epsilon naught। ओके, चलिए भाई साहब, फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। अभी आपने, हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, कंसीडर अ चार्ज q प्लेस्ड सिमेट्रिकली एट द मिडिल ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r है भाई साहब, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है r, ठीक है, एज शोन। वी नो दैट द टोटल फ्लक्स ड्यू टू अ चार्जेस भाई साहब सिंपल q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका गॉसेस लॉ हो गया, ठीक है। टोटल फ्लक्स विल बी हाउ मच, ये जो चार्ज एनक्लोज्ड है किस एरिया के अंदर, इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है उसके हिसाब से हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। So this is going to be q by epsilon naught. Therefore the total flux to the cylinder is given by what, q by epsilon naught, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। Also the net flux is shared by the 3 faces, ठीक है, 3 faces क्या क्या हो गया बोलो, 2 ऊपर वाले और ये वाला कर्व सरफेस, 3 फेसेस हो गए, ठीक है, ओके। 2 सर्कुलर फेसेस 1 and 2, ठीक है, एंड द कर्व फेस। तो आपका टोटल फ्लक्स जो होगा वो तीनों की वजह से होगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका जो नेट है वो φ1 φ2 और φ3 में बढ़ गया भाई साहब, ओके। चलिए, फ्रॉम सिमेट्री ऑफ द फ्लक्स I इज इक्वल टू द सरफेस I2, भाई साहब देखो यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला और ये वाला नीचे वाला, क्या ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, φ1 और φ2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। सो द नेट फ्लक्स टू द कर्व सरफेस इज गिवन बाय, तो कर्व सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा, देखो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। ये φ1 और φ2 ऊपर वाले हैं, ये देखो ये सिमेट्री है ना, तो ये φ1 इधर φ2 इधर, तो ये दोनों भाई साहब इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 φ, ठीक है, 2 φ, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका φ3, और ये हो गया φ नेट, ठीक है। तो अगर आपको φ3 की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा φ नेट माइनस 2 φ, ठीक है, 2 φ1 भी लिख सकते हैं या φ1 प्लस φ2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। फ्रॉम द फिगर फॉर द फ्लक्स टू द सर्फेसेस 1 and 2 वी कैन अज्यूम दैट द चार्ज इज ओवर द एपेक्स ऑफ द कोन्स। तो अभी आपने देखो कोन का डेरिवेशन किया था, कोन के डेरिवेशन में क्या था,
अगर ये वाला एंगल आपका थीटा बन रहा है तो कितना था, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, 2 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर बेस है आपका भाई, सॉरी बेस ये हो गया l अपॉन ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है कि नहीं, ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया आपका फाई 2 का वैल्यू। बाय सबमिटिंग द वैल्यूज ऑफ फाई 1 एंड फाई 2, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाई 3 की वैल्यू मतलब सरफेस एरिया से कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 इंटू दिस, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्यू बाई 1 बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो भाई साहब यहाँ पे आपका एक, दिस इज बेसिकली एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बीचों बीच एक चार्ज है, ठीक है। ओके, तो अगर हमने भाई साहब यहाँ पे बीचों बीच एक चार्ज लिया है, सो लेट्स से यहाँ पे बीचों बीच एक चार्ज है, ठीक है, ओके। लेट्स से अपन ने यहाँ पे बीचों बीच एक चार्ज क्यू लिया हुआ है, ठीक है, तेरे भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका सरफेस 1, ये हो गया आपका सरफेस 2, और ये जो गोलाकार सरफेस है लेट्स से इसको अपन ने ले लिया सरफेस 3, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बोलो, फाई 1 मतलब यहाँ का, ठीक है, फाई 2 मतलब इधर का, और प्लस फाई ऑफ 3, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। फाई 1 फाई 2 आपके बराबर है, फाई 1 और फाई 2 आपका बराबर होगा, और फाई 3, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा बोलो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो अपने को मालूम ही है। फॉर एनी क्लोज सरफेस बाय गॉसेस लॉ द टोटल फ्लक्स विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ओके। अभी इधर अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये फाई 3 है, तो फाई 3 प्लस यहाँ पे फाई 1 प्लस फाई 2, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई 3 की वैल्यू हो गई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई 1 प्लस फाई 2, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई 1 प्लस फाई 2। अभी हम यहाँ पे फाई 1 की वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आपका भाई साहब ये वाला जो एंगल है, देखो भाई साहब यहाँ पे ध्यान से, ये वाला जो एंगल, ये कोण ही तो बन रहा है, देखो कोण बन रहा है कि नहीं, ठीक है। और इस कोण में लेट्स से आपका ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये हो गया आपका डिस्टेंस हो गया भाई साहब कितना, आर, ठीक है, ये हो गया आपका आर, ठीक है। और ये लेट्स से आपने डिस्टेंस ले लिया एक्स, ये वाला आपका कितना है भाई साहब, थीटा। अभी हमने देखो डेरिवेशन किया था, ठीक है, हमने अभी भाई साहब डिराइव किया था कि अगर आपका ट्रंग 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 ट्रंग, ठीक है, अगर आपका भाई साहब यहाँ पे आर है, ये एक्स है, और ये है आपका थीटा, तो आपका कितना आ रहा है देखो, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। चलिए भाई साहब, ओके, सो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, अगर मैं फाई 1 की वैल्यू निकालूं, फाई 1 की वैल्यू, ठीक है, सो दिस विल बी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहां पे कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 1 अपॉन x अपॉन अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। समझ में आता हूं बच्चा पार्टी, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ओके ओके ओके। तो अगर यहाँ पे ये दोनों भाई साहब बराबर हैं, फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2, ठीक है, तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 2 फाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 फाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई 1 की वैल्यू इतनी है, तो 2 फाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 2 फाई 1 की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका फाई 3 का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया बोलो, फाई 3 का वैल्यू मतलब कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू, दिस विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, ठीक है, माइनस ये है ना 2q, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बच्चा भाई ये समझ में आ रहा है,
क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकालो भाई साहब। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को अगर आपने कॉमन निकाला तो यहां पे बचा आपका क्या, 1 माइनस ये 1 है देखो, ठीक है, 1 माइनस 1 हो जाएगा ये, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 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 एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। समझ में आता है बच्चा बाड़ी? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल, ये हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका phi3, मतलब ये वाला फ्लक्स, इस सरफेस एरिया पे फ्लक्स। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके, तो अपन आते हैं वापस इसमें भाई साहब। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने यहाँ हाँ एल लिया है ना भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ पे एल हो गया। चलिए एक्स मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया, ठीक है, एक्स अपॉन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अच्छा ये तो एक छोटा मोटा डेरिवेशन था, लेकिन अगर मैं आपको इसको बोलूं कि आप एक्चुअली में डिराइव कीजिए इसको कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताइए कैसे करेंगे? हाँ पूरे, मतलब इसका ही phi3 का, मतलब ये जो कर्व सरफेस पे है उसका। नहीं, यही आंसर आएगा, ये आंसर आएगा फ्लक्स। मैं देखो क्यू बाई एप्सिलॉन, तुम लोग कंफ्यूज मत हो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पूरे सरफेस के लिए है, समझ में आ रहा है? ये सिलेंडर है, देखो ये सिलेंडर है, इसके अंदर एक चार्ज है, इस पूरे एरिया के वजह से तुम्हारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिस। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये गोलाकार, ये कर्व सरफेस एरिया को कंसीडर करते हुए कितना फ्लक्स आएगा, वही तुमने निकाला है। फ्लक्स विच इज एप्लीकेबल, दिस phi3 इज व्हाट, फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस, समझ में आ रहा है? ठीक है, और फ्लक्स फॉर द सर्कुलर सरफेस इज दिस मच, ये आपका फ्लक्स फॉर द सर्कुलर सरफेस है जो आपने भाई साहब कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लक्स फॉर द कर्व सरफेस है। अगर मैं आपको डायरेक्टली ये डिराइव करने बोलूं तो कैसे करेंगे भाई साहब? हाँ ओके, समेशन ऑफ नहीं मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ईडीए। चलिए भाई साहब करते हैं, ओके। तो अगर मैंने आपसे पूछा भाई साहब यहाँ पे एक, ठीक है, लेट्स से ये है ना भाई साहब आपका क्यू चार्ज है, ठीक है, ये आपका क्यू चार्ज है, ठीक है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स को लिखने के दो तरीके हैं, एक है भाई साहब आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पूरे सरफेस एरिया के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं सिर्फ कर्व सरफेस का ले रहा हूँ तो आई माइट हैव टू डू व्हाट, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, ठीक है। तो ई डी ए में मतलब क्या हो जाएगा बोलो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अरे यार ई का कितना हो जाएगा बोलो भाई साहब? ई हो जाएगा आपका क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये लेट से डिस्टेंस हो गया आपका 8 है ना, तो ये हो गया आपका कितना, आर का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर। और बोलो भाई साहब, और बोलो डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, हाँ, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 2 पाई आर डी एक्स। तो क्या करोगे? क्या करोगे ये पूछ रहा हूं मैं, ये तुम बोले जा रहे हो फॉर्मूला, लेकिन क्या करोगे इसको कैलकुलेट करने के लिए? तो तुम क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे एक देखो इंडिकेट करना है ना भाई साहब, तो क्या करोगे, यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस ले लोगे, इमेजिनरी सरफेस ले लोगे भाई साहब, ठीक है। लेट्स से इस इमेजिनरी सरफेस का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज बेसिकली लेट्स से आर, ये डिस्टेंस है आपका आर, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे मालूम है कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बच्चा वाडी बताओ? कर्व सरफेस एरिया इज हाउ मच? 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर एच होता है भाई साहब, 2 पाई आर एच होता है, क्लियर है? कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच फॉर अ सिलेंडर, 2 पाई आर एच, ओके। अभी देखो यहाँ पे आपका ई क्या हो जाएगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हर एक का पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे कहां तक हो जाएगा भाई साहब? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां पे अगर आप एक सिलेंडर ले रहे हो, इस सिलेंडर के अंदर ये चार्ज है, अभी यहां पे 0 से लेकर कहां तक होगा आपका इंटीग्रेशन? आर तक,
0 से लेकर r तक, ठीक है। ओके, तो भाई साहब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू हाउ मच, बच्चा पार्टी बोलो, कर्व सरफेस एरिया h, 2 पाई r h, ठीक है। तो dA बाई dr कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, 2 पाई h, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो dA की वैल्यू क्या हो गई बोलो, 2 पाई h dr, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके ओके ओके। अभी अपन बात करते हैं भाई साहब E की, ठीक है। यहां पे बताओ E और DA में क्या एंगल बन रहा है, एरिया वेक्टर में 0, ओके। एरिया वेक्टर क्या है, देखो यहां पे ये क्या है आपका एरिया वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है आपका E है, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, 0 एंगल बन रहा है, ठीक है। ओके, तो cos ऑफ 0, ठीक है, ओके। सो cos ऑफ 0 विल, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, Q बाई 2 पाई, बाबा रे बाबा, Q बाई 2 पाई R का स्क्वायर हो गया ना। E कितना हो गया भाई साहब, E हो गया आपका Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख लो भाई साहब यहाँ पे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। DA की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, 2 पाई H, समझ में आता है भाई साहब, हाँ इंटू डी आर, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ट्रंग 2 1 2 2 2 4, कितना बचा बोलो आपका, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर H dr, H बाहर आ जाएगा, H तो आपका हाइट है भाई साहब, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और क्या बचेगा अंदर, dr बाई r का स्क्वायर, ये क्या हो गया भाई साहब आपका d5, ठीक है। अभी d5 को 0 से 5 तक लेकर जाओगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 0 से लेकर r तक जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, QH बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, r का -2, तो ये माइनस R स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन कैपिटल R, -1 अपॉन कैसे आएगा, नहीं क्योंकि माइनस 1 बाई 0 1 बाई r, -1 बाई r आएगा, और वो विद इन द लिमिट्स r और 0 रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई r विद इन द लिमिट्स ऑफ r एंड 0, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो दैट इज हाउ बेसिकली यू विल कैलकुलेट, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे phi 3 की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन L स्क्वायर प्लस, हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार वो वाला डायग्राम, तो फिर इसमें हम कि अगर हमने phi 1 का निकाला तो phi 1 और phi 2 सेम ही है, तो हमने phi 1 निकाला, और अगर फिर phi 1 phi 2 सेम है तो phi 1 is equal to phi 2 phi 1, तो वैसे करके हम, और फिर उसको Q बाई अपॉन E नॉट से माइनस कर देंगे, तो वो phi 3 की वैल्यू, तो वही तो किया है ना, देखो phi 1 और phi 2 को बराबर किया, phi 1 और phi 2 को बराबर किया तो कितना आया, 2 phi 1, नहीं मेरे को नहीं, ये तो मतलब आपने phi 3 को अलग से लेके सॉल्व किया, यहाँ पे phi 3, देखो phi की वैल्यू मालूम है नेट कितनी है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। phi 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, phi 1 की वैल्यू हो जाएगी आपका, अगर आपने कोण लिया इसको, कोण, तो कोण के हिसाब से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस, ये तो किया हमने, तो 2 phi 1 कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इससे आप phi 3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, विच इज बेसिकली द फ्लक्स ऑन द कर्व सरफेस, ठीक है। इन तीनों का सम आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्लियर है, ओके। साढ़े 6 तक था, तो ये लोग कहाँ हैं भाई साहब, सर पौधे में छुपे होंगे।